प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को रोपैक्स फेरी और रोपैक्स टर्मिनल की दी सौगात। सूरत के हजीरा बंदरगाह से भावनगर और घोघा बंदरगाह के बीच चलेगी ये सेवा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग। टोल प्लाजा में 100% टैक्स के लिए उठाया गया कदम। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में बनेंगी उपराष्ट्रपति। अगले वर्ष 20 जनवरी को लेंगी पद की शपथ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की बिजली निगम की 216 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इससे लोगों को निर्बाध बिजली और वोल्टेज की समस्या से मिलेगी मुक्ति। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को रोपैक्स फेरी और रोपैक्स टर्मिनल की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत के हजीरा बंदरगाह से भावनगर की घोघा बंदरगाह के बीच रोपैक्स सर्विस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेवा से समय तो बचेगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से ट्रैफिक कम होगा तो प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 375 किलोमीटर है वो समुद्री रास्ते से अब मात्र 90 किलोमीटर की रह जाएगी। इस दूरी को पूरा करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, उसे पूरा करने में अब मात्र 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है। इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पीकिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट स्पीकिंग एंड वाटर बेस के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। उसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का भी दायित्व संभालता है। भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है। अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और वो 93 साल के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर रहे सह संस्थापकों में से एक लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में काम भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर केक भी काटा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया है। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए M और N श्रेणी के 4 पहिया मोटर वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए 4 पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था और 52 निर्माताओं और उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं। साथ ही ये अनिवार्य किया गया है कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगाने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है। नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है, जिसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा। ये 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर शुल्क का 100% भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा और वाहन बिना किसी रुकावट के टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे। इससे वाहनों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की भी बचत होगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी शिकस्त दी है। ओबामा का शासनकाल में जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद की कमान संभाली थी। जो बाइडेन ने निर्वाचित होने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा है कि मैं एक ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा लेता हूं जो अमेरिका को विभाजित नहीं करना चाहता बल्कि एकजुटता चाहता है। एक ऐसा राष्ट्रपति जो लाल राज्य और नीला राज्य नहीं देखता, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका देखता है। I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. भारतवंशीय सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इस चुनाव में जीत के बाद इतिहास बना दिया है। 56 वर्षीय हैरिस देश की पहली भारतवंशीय अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। बाइडेन और हैरिस अगले वर्ष 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। अपने पहले संबोधन में कमला हैरिस ने कहा कि वो बेशक व्हाइट हाउस की पहली महिला हैं, लेकिन वो आखिरी नहीं होंगी, क्योंकि अमेरिका संभावनाओं वाला देश है। To save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली निगम की 216 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण किया। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का गोरखपुर की विभिन्न जगहों पर लाइव प्रसारण किया गया। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर के पास समारोह में सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 3 सालों में विकास के बड़े कार्य किए हैं। जल्दी ही बिजली आपूर्ति रखरखाव के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है उससे गोरखपुर की बिजली व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार होगा। लोगों के घरों तक बिजली पहुंचेगी और वोल्टेज की भी समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे सुंदर चीज हुई गोरखपुर के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए 217 करोड़ 77 लाख रुपए का उन्होंने बिजली के लिए आज बजट सैंक्शन किया, जिसमें जर्जर तार की समस्या बहुत थी।
बच्चों की, माताओं की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी उन जर्जर तार को पानी में गिर जाने से, छूने से, अचानक हो, देहात हो या शहर हो। तो ये खबरों से महाराज जी भी बहुत चिंतित थे, हम स्वयं चिंतित थे। उन्होंने आज उस झंझट को खत्म कर दिया कि अब ये जर्जर तार न रहेंगे, ना कभी कोई बच्चों को हम लोग खोएंगे। तो ये समस्या खत्म होगी। तो अब जर्जर तार, बल्ली, बांस बल्ली के लिए पूरा एक बजट सैंक्शन हुआ है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग वायर आएगा जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलता था, अब वो केबल इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि अब वो ट्रांसफार्मर जलने की खबरें आपको नहीं आएंगी। तो उन्होंने ये की, और सबसे बड़ी बात है 2,20,000 वोल्ट का एक और बिजली घर आएगा गोरखपुर में। तो अब हो जाएंगे हमारे पास 2 बिजली घर गोरखपुर में, जिससे 24 घंटा बिजली होगी। अब इंडस्ट्री आएगी, अब यहाँ पे गीडा आए, होटल इंडस्ट्री आए, फिल्म इंडस्ट्री आए, स्टूडियो आए, छोटा बिजनेस कारोबार, हर आदमी को बिजली चाहिए धंधा पानी करने के लिए। हर इंसान को बिजली बहुत मस्ट है, बिजली और पानी। तो वो समस्या खत्म हो गई और मैं इसके लिए महाराज जी को गोरखपुर की देवतुल जनता की तरफ से दिल से साधुवाद देता हूँ। वार्ड की जनता की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाराज जी आपने दीपावली से पहले एक दीपावली का इतना बड़ा उपहार हम लोगों को दिया जिसके लिए वर्षों से हम लोग जूझ रहे थे। मुझे याद है मैं पार्षद जब यहाँ पे था तो उस समय लगातार इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इस समय आपने निश्चित रूप से दीपावली का जो एक कहते हैं ना बम्पर उपहार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वार्ड के लिए बम्पर उपहार दिया और जिस दिन ये कार्य पूरा होगा उस दिन पूरा वार्ड हमारा जिस भी समस्या से, बिजली की समस्या से जहां जहां भी है, निजात मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को 616 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए 9 नवंबर को 614 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कोरोना काल में भी लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहे। ठेले वालों और पटरी दुकानदारों से लेकर सामान्य नागरिक तक से वो बराबर संवाद करते रहे हैं। इन लोगों की रोजी रोटी की चिंता भी उनके संवाद में दिखाई दी। 9 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम का काशी के 6 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इन स्थानों से उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उनसे सीधे जुड़ सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 स्थानीय लोगों, जिनमें से एक उद्यमी हैं, एक खिलाड़ी हैं और एक शहर के निवासी हैं, उनसे भी संवाद करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के सांसद कल दीपावली के पूर्व अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को 614 करोड़ का सौगात समर्पित करने जा रहे हैं, अर्पित करने जा रहे हैं। इसलिए काशी महानगर संगठन, जिले का संगठन और क्षेत्र के संगठन ने निर्णय लिया कि ये सब बातों के साथ आपके बीच में हम सब आएं और प्रधानमंत्री जी के प्रति संगठन की तरफ से अभिनंदन करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार अपने संगठन के साथ साथ अपनी जनता के साथ भी जुड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद झांसी स्नातक चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने फतेहपुर के मुरादीपुर स्थित एक निजी कॉलेज में स्नातक चुनाव के संबंध में बैठक की। बैठक में जिले के साथ साथ अन्य 11 जिलों के विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये चुनाव प्रबंधन की रूपरेखा तय करेंगे। खंड स्नातक निर्वाचन के चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने लड़ने का फैसला किया है, बाकी की 2 सीटों पर हम समर्थन से लड़ रहे हैं। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, विपक्ष कुछ भी बोले। एग्जिट पोल तो अपना देते हैं, लेकिन ऐसा विश्वास हमें लग रहा है कि सरकार बननी चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में शनिवार को 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला मौजूद रहे। उन्होंने देश में हवाई किराए में कमी पर खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि अब जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अकादमी के विकास पर प्रसन्नता व्यक्त की। दूरदर्शन से बात करते हुए श्री खरोला ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में कोविड का बहुत घातक प्रभाव रहा है। घरेलू उड़ानें लगभग 5 महीने पहले शुरू हुई थीं। अभी भी सामान्य हवाई परिचालन का 55% ही उड़ानें हो रही हैं।
संस्थान के डायरेक्टर कृष्णचंद्र गुप्ता ने बताया कि 2 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इनमें ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ड्रोन पायलटों की मांग को देखते हुए इस तरह के कोर्स काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ठोठो से दो कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं और बच्चे जो हैं शीघ्र ही अगले हफ्ते में यहाँ पर कॉलेज में आ जाएंगे। तो पहले चरण में करीब 80 बच्चे आ रहे हैं और क्रमेण धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कोविड का पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत ही मैं कहूँगा कि घातक एक इम्पैक्ट रहा है। लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक एविएशन है जो वो अभी हमने 5 महीने पहले उसको ओपन कर दिया था और आज की तारीख में जो सामान्य तरह जितने हमारे हवाई जहाज चलते हैं, जितने लोग चलते हैं, उसका अभी तक हम 55% पे हम पहुंच चुके हैं। मतलब शीघ्र ही हम कहेंगे कि इसको हम सामान्य लेवल पे ले आएंगे। संस्थान के डायरेक्टर कृष्णचंद्र गुप्ता ने बताया कि संस्थान में 2 नए कोर्स शुरू हुए हैं जिनमें ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। इस प्रथम सत्र में 80 बच्चों का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। देश में अच्छे विमान पायलटों के साथ साथ अच्छे ड्रोन पायलटों की भी भारी मांग है। इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो फ्लाइंग ट्रेनिंग के साथ साथ एविएशन के और भी जो एरियाज है उनमें अगर हम आगे बढ़े तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा और हम भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इसी तहत हम लोगों ने ड्रोन ट्रेनिंग और ईएलपी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या होता है कि पायलट को एक लेवल का अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें उस तरह का साहित्यिक अंग्रेजी नहीं, लेकिन अंग्रेजी जिसमें टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनको एटीसी के साथ वार्तालाप करनी पड़ती है और वो अलग अलग देशों में लैंड करते हैं जहाँ की भाषा जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने, डीजीसीए ने, हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उनको ग्रेडिंग मिलेगा और उस ग्रेड के अनुसार ही उनको कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस इशू होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा की है, जिसके काम को और तेजी अब मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा और बड़ी संख्या में उभरते कलाकारों और तमाम तकनीकी हाथों को अपने ही प्रदेश में काम मिलेगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि हम मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में काम भी चल रहा है और फिल्म जगत में उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमारे बड़ी संख्या में देश के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, अभिनेता हों चाहे अभिनेत्री, वह पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का काम किया। नई जो फिल्म सिटी प्रस्तावित है, जिसके लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है, उसके माध्यम से जहां हमारे कलाकारों को उत्तर प्रदेश में ही इस प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर रोजगार के व्यापक अवसर भी इससे खड़े होंगे। हमारी सरकार का प्रयास है प्रतिभाओं का पलायन न हो और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो और कहीं पर भी उत्तर प्रदेश जो देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश है, किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाए। इसलिए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं शुभकामनाएं देता हूं राजीव भाई साहब को, मंगल कामनाएं देता हूं। इस मौके पर राज्य फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल परिषद का जोर फिल्मों के निर्माण पर है, लेकिन आने वाले समय में वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। अभी देखिए, फिल्म विकास परिषद के पास सिर्फ फिल्मों से संबंधित काम है। अभी इसमें वेब सीरीज और टीवी सीरियल नहीं जोड़ा गया है। उनको हम अभी किसी तरह का अनुदान नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई फिल्म यहाँ बनाता है तो उसको ज़रूर, अगर हिंदी फिल्म है तो 25% उसको सब्सिडी मिलती है और अगर यहाँ की स्थानीय भाषा में है तो 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो तमाम प्रक्रियाएं बहुत तेज़ हुई हैं। पिछले दिनों कम से कम 20 प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी गई है, क्लियर किया गया है। तो वही काम और तेज़ी से हो, इसी कड़ी में ये कार्यालय की स्थापना मान सकते हैं
और आप देखेंगे बहुत जल्द जो फिल्म सिटी जो कि 20 साल पुरानी मांग है अब वो पूरी होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कृषि वैज्ञानिक लाभकारी फसलों की उन्नत प्रजाति विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों की लागत को कम करना और आय को बढ़ाना है। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक पोषकता और अधिक पैदावार वाली उन्नत प्रजाति के बायोफोर्टिफाइड बीज तैयार किए हैं। सीएसए के कृषि वैज्ञानिक और बीज विधायन केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वाई.के. सिंह ने बताया कि सीएसए कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए सभी फसलों के बीजों की बहुत अधिक मांग है। उन्होंने बताया कि सीएसए विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई उन्नत बायोफोर्टिफाइड के 1006 प्रजाति के गेहूं में अधिक पोषकता है। विकसित की गई इस प्रजाति में जिंक और आयरन करीब 1.5 गुना अधिक पाया जाता है। इन फसलों के उपयोग से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ने के साथ ही शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी हो सकेगी। विकसित की गई प्रजाति में पैदावार भी अच्छी होती है। कई प्रदेशों से इसकी अच्छी मांग की गई है। हमारे बीजों की बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत अधिक मांग है। हर जितनी भी हमारी यहाँ रबी में, खासतौर से हम रबी के सीजन में खड़े हैं, रबी में हमारी गेहूँ, सरसों, मटर, मसूर, चना, अलसी, तमाम फसलों की जो प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं, उनकी बहुत सारी मांग है। किसान लगातार उनकी मांग कर रहे हैं और लगातार हम उनको बीजों की सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें एक बात ये भी जोड़ना चाहूँगा मैं कि इन बीजों की मांग के विषय में कि अभी बिहार सरकार द्वारा 300 कुंटल बीज की मांग हमसे की गई, जिसमें उन्नत PBW 343 एक प्रजाति है और एक हमारी एक प्रजाति है कि 1006 जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इस प्रजाति के बारे में मैं खासतौर से आपसे बताना चाहूँगा कि इस प्रजाति में देखिए मुख्यतः तत्व होते हैं जो हमारे उसमें गेहूं में जिंक और आयरन। जिंक और आयरन की जो मात्रा है इसमें कम से कम 1.25 से 1.5 गुना है, जो आम गेहूं में नहीं है। आम गेहूं में जितना जिंक और आयरन होता है उससे इसमें 1.25 गुना ज़्यादा आयरन है। आयरन ज़्यादा मिलता है लोगों को और जिंक ज़्यादा मिलता है। और जिंक जाहिर सी बात है कि जिंक बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और ख़ास तौर से हमारी जो इंसुलिन फॉर्मेशन है उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये एक मेरे विचार से जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की स्थिति है कि जो हमारी तत्वों की कमी है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमें बार बार व्याधियाँ और परेशानियाँ बीमारियाँ घेर रही हैं, उसमें भी हम एक अच्छा काम कर पा रहे हैं। क्योंकि ये हमारी बायोफोर्टिफाइड जो जैव संवर्धन के द्वारा जो प्रजाति विकसित की गई है, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी सोसाइटी में, जिससे लोगों को तत्वों की पूर्ति हो पाएगी। भारतीय परंपरा में बेहद पवित्र और अपने औषधीय महत्व के कारण पंचगव्य में से एक गाय के गोबर से गौरी गणेश की मूर्तियां बनाने की आगरा में पहल हुई है। इस बार दीपावली में लोग इन मूर्तियों का भी पूजन में उपयोग कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। मूर्तियां घर के गमले में विसर्जित करने पर कंपोस्ट खाद में तब्दील हो जाएंगी। गोबर से बनी ये मूर्तियां पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देंगी। गोबर की बनी इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का दाम भी सामान्य प्रतिमाओं के मुकाबले कम होगा, जबकि पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद होंगी। ऐसे में आने वाले गणेश उत्सव और दीपावली पर ऐसी प्रतिमाओं का पूजन करके आप आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे सकते हैं। हमारा जो एक प्रचलन चल रहा है, गाय के गोबर से श्री लक्ष्मी माता और गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई हैं, जो बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध हैं आम जनता के लिए। इससे दो बेनिफिट हैं। हम पर्यावरण को भी सुरक्षित करना चाहते हैं, इस वजह से कि जब इनकी प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो हम इनका विसर्जन अपने घर पर किसी भी गमले में कर सकते हैं, जो कि हमें आगे चल के खाद का रूप प्रदान करेगी। हमने अभी प्रकल्प चालू किया है गाय के गोबर से भगवान जी की मूर्तियां बनाना, सांतिये बनाना, शुभ लाभ बनाना, और ये शुद्ध गोबर से बनी हुई हैं, इनको घर घर पहुंचाना और गाय के प्रति जो है जागरूकता पैदा करना। दूसरा प्रकल्प हमने जो लोग सड़क पर दिए बेचते हैं, दिवाली नहीं मना पाते हैं, उनके लिए आधी किलो मिठाई का डिब्बा प्लस एक थैलिया में कुछ मिठाई, बिस्किट और टॉफी प्रत्येक फल वाले को जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं वहां तक उन लोगों को देंगे, जिससे वो लोग भी हमारे साथ दिवाली का आनंद उठाएं और दिवाली मनाएं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को रोपैक्स फेरी और रोपैक्स टर्मिनल की दी सौगात। सूरत की हजीरा बंदरगाह से भावनगर और घोघा बंदरगाह के बीच चलेगी ये सेवा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग। टोल प्लाजा में 100% टैक्स के लिए उठाया गया कदम। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में बनेंगी उपराष्ट्रपति। अगले वर्ष 20 जनवरी को लेंगी पद की शपथ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की बिजली निगम की 216 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इससे लोगों को निर्बाध बिजली मिलेगी और वोल्टेज की समस्या से मिलेगी मुक्ति। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।